नमस्कार। आप सभी सुनना शुरू कर चुके हैं विवेक विस्तार की लिखी कहानी अपराजिता, मेरे यानी विवेक विस्तार की आवाज़ में। आज पिंकी क्यों नहीं आई? क्लास में गप्पे मारते हुए जब बातें खत्म हो गईं तो धनंजय सर ने ऐसे ही टाइम पास के लिए पहली कतार में बैठी प्रभा से पूछ लिया। प्रभा सर, वो उसकी बड़ी दीदी की शादी है आज। सर अच्छा, 2 साल पहले ही तो उनकी दीदी ने 12वीं पास की थी, शादी आ गई उनकी। वैसे सही है, घर वालों ने सोचा होगा कि जल्दी फ्री करो। उनकी इस बात को सुनकर सारी क्लास हंसने लगी। पीछे बैठे कुछ लड़के आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। लेकिन सर, उनकी दीदी पढ़ने में तो काफ़ी अच्छी थी, अभी इतनी जल्दी शादी कराने से तो उनका फ्यूचर ही क्या बनेगा। लड़कों के समूह में पहली पंक्ति में बैठे विजय ने सर की बात काटते हुए कहा। सर क्लास को हंसाने के मकसद से बोले, सो क्या हो गया हो, शादी के बाद बन जाएगा उनको फ्यूचर। विजय की बात सारी क्लास की हंसी के सामने दब गई। सर लड़कियों को केंद्रित करके फिर बोले, और देवियों, इस साल 12 पास कर लो, फिर तुम लोगों का भी नंबर आना है। सर हम लोगों का नंबर लग जाए इसीलिए तो आपके पास पढ़ रहे हैं ना, और पढ़ने का मकसद ही क्या है। क्लास की होनहार छात्रा मीरा बोली। उसकी बात में आक्रोश था। शायद बहुत देर से सर की लड़कियों के प्रति इस सोच को सुनकर अंदर ही अंदर दहक रही थी। सर मीरा, तुम काहे इतना गुस्सा हो रही हो? 3 साल बाद तुम्हारा भी नंबर लगेगा। हम जानते हैं तुम्हारे पापा को, वे बड़े जल्दी हाथ पीले कर देंगे तुम्हारे। फिर पूरी क्लास हंसने लगी। मीरा निरुत्तर हो गई, क्योंकि वह इस बात से अनजान नहीं थी कि सर उसके पापा के स्वभाव के बारे में सही कह रहे हैं। धनंजय सर के मोबाइल पर कॉल की घंटी बजी और सर ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, 10 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, पर आज के लिए इतना ही। ये 5 चैप्टर कल तक याद कर लाना। इसी के साथ हॉल में बैठी भीड़ धीरे धीरे इस तरह से निकलने लगी जैसे मुरारी बापू की कथा सुनकर भक्त निकलते हैं। आमतौर पर इंदरगढ़ की सभी कोचिंगों का यही हाल था। जो तथाकथित कोचिंग टीचर होते थे वो अपने 1 घंटे में इसी तरीके से पढ़ाते थे कि उनके 15 मिनट मोबाइल चलाने में, 15 मिनट गप्पे मारने में लग जाते थे, और जो बमुश्किल से 30 मिनट बचते हैं उनमें वो अपनी रट्टा मार तकनीक से पढ़ा लेते थे। यहाँ की सभी कोचिंगों के शिक्षक महाशय 2 ही चीज़ों की योग्यता रखते थे, एक तो डंडा मारने की कला का और दूसरा था अनुभव, कुछ सालों की रट्टा मार तकनीक। बुंदेलखंड के छोटे से कस्बे इंदरगढ़ में गंज का इलाका कोचिंगों का अड्डा था। यहाँ एक से एक बैनर मिलेंगे। किसी का दावा है हम बनाते हैं टॉपर अगले आप, तो किसी का दावा है हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इन्हीं में से एक अग्रता कोचिंग के संचालक हैं धनंजय सर। उनकी कोचिंग ने पिछले साल इंदरगढ़ से एक छात्र को टॉप कराया था। अब वह छात्र इनकी कोचिंग से टॉपर बना या अपनी मेहनत से, ये तो परमपिता परमात्मा ही जानता है। मीरा भी अपनी सहेली खुशी के साथ कोचिंग से घर जाने लगी। अक्सर यहाँ से गुजरने वाली लड़कियों को कुछ आवारा लड़कों का सामना करना पड़ता था, जो घर से तो पढ़ने जाने का कहकर निकलते थे, पर यहाँ रोड किनारे बैठकर आती जाती लड़कियों को देखकर सीटी बजाते और उन पर अभद्र टिप्पणियाँ करते थे। कोचिंग के अंदर वीर बनने वाले मास्टर भी इन लड़कों से कुछ नहीं कहते थे। एक लड़का मीरा की तरफ देखकर सीटी बजाता है। मीरा खुशी से कहती है, जी तो करता है इस कुत्ते का मुंह नोच लूँ। खुशी, रहने दे यार, क्यों टेंशन लेती है, अपने फ़ैन हैं ये लोग। अब अपन को देखकर सीटी भी ना बजाएं तो क्या करें। मीरा, तुझे ही अच्छा लगता होगा इनका सीटी बजाना, मुझे तो आँख छूटती है इन लोगों की शक्ल देखकर। समझ में नहीं आता कि ये कैसा बुरा नियम है। लड़का चाहे पढ़े भी ना, फिर भी उसे पढ़ने पहुंचाओ, और अगर लड़की पढ़ना भी चाहे तो उसकी शादी करके उसके अरमानों को कुचल दो। खुशी, बेटा भगवान ने अपन को ब्यूटीफुल इसलिए ही बनाया है क्योंकि अपन को पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपन ब्यूटीफुल हैं तो किसी पैसे वाले लड़के से शादी हो ही जाएगी, और फिर ज़िंदगी भर ऐश। मीरा, किसी और के टुकड़ों पर पलकर तो कुत्ते भी ऐश कर रहे हैं, पर वो कोई ज़िंदगी तो नहीं। खुशी, वैसे भी कौन सा महारानी विक्टोरिया वाली ज़िंदगी जीते हैं, घर जाकर काम करना पड़ता है, फिर जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करते हैं। मीरा, इसी चीज़ को तो बदलाव की ज़रूरत है। जिस दिन लड़कियों को अपनी पावर्स का पता चलेगा उस दिन से इन लफंगों की सीटी बजाने की हिम्मत नहीं होगी। इन्हीं बातों के दौरान चलते चलते खुशी का घर आ जाता है। मीरा का घर उसके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।
तो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसके पिता द्वारिका प्रसाद बाजार में एक जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। माँ जानकी देवी घर का काम देखती है। घर में एक छोटा भाई मनोज भी है जो 10वीं कक्षा में है। मीरा के पिता रूढ़िवादी स्वभाव के व्यक्ति हैं। नारी सशक्तिकरण जैसे मामलों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा का पढ़ाने का भी उनका कोई उद्देश्य न था। मीरा पढ़ाई में होशियार थी। हालांकि वो क्लास के सबसे होशियार छात्र विजय जितने अच्छे मार्क्स तो नहीं लाती थी, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे घर का काम भी करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा हो चुकी थी और आज परिणाम भी आ गया, जिसमें विजय ने इंदरगढ़ में 94% अंक प्राप्त कर टॉप किया। रॉयल स्टार कोचिंग से चंदू ने 86% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया और दूसरा स्थान 90% के साथ मीरा को प्राप्त हुआ। 12वीं कक्षा के बाद हर स्टूडेंट के सामने खुला आसमान होता है। जो उड़ना चाहे उड़ सकता है। सभी की अलग अलग क्षमता होती है और हर स्टूडेंट अपनी क्षमता से उड़ने के लिए ऊंचाई तय करता है। मीरा जैसी लड़कियां भी इसी आसमान में उड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके उड़ने की एक सीमा इस समाज ने तय करके रखी है। अगर वो सीमा को पार करने की कोशिश करती हैं तो उनके सपनों की हत्या करने के लिए समाज के ताने ही काफ़ी हैं। यह उड़ान तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब माता पिता भी उसी कुटिल समाज के पक्ष में हों। 12वीं के रिजल्ट के बाद मीरा ने बीए में एडमिशन ले लिया। खुशी ने भी उसी के देखी देखा बीए में ही प्रवेश ले लिया। खुशी का पढ़ाई में कम, मेकअप में ज़्यादा मन लगता था। आखिर ऐसे ही नहीं उसके इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स थे। मीरा को इन सब फालतू कामों में रुचि नहीं थी। उसके पास समय कम था और आकांक्षाएं अधिक, इसलिए उसने दिल्ली से बहुत सारे नोट्स मंगाए और नियमित पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ये नोट्स यूपीएससी के थे। वो हमेशा चाहती थी कि इस समाज की लड़कियों के प्रति सोच बदले, लेकिन अकेला चना भाड़ भी तो नहीं फोड़ सकता ना। उसने कहीं सुना था कि समाज को बदलने के लिए विशेष अधिकारों की ज़रूरत होती है जो यूपीएससी जैसी बड़ी सर्विस से ही मिल सकते हैं। लेकिन यूपीएससी हलवा थोड़ी ना है। इसके लिए दिल्ली में कितने ही लोग कोचिंगों के चक्कर लगा कर चप्पल घिस रहे हैं, फिर भी सालों की मेहनत के बाद भी नहीं हो पाता है, तो मीरा का कैसे होगा। मीरा इन सब बातों से अनजान न थी, लेकिन उसने फिर भी किसी बात की फिक्र ना करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखा। उसमें अलग ही लेवल का मोटिवेशन था जो संदीप माहेश्वरी की वीडियो को देखकर नहीं, अंदर की आवाज़ सुनकर मिलता था। समय का पहिया चलता गया और धीरे धीरे 3 साल बीत चुके थे। मीरा अब 21 साल की हो चुकी थी। मीरा की अधिकतर सहेलियों की शादी हो चुकी थी। मीरा की पढ़ाई भी घर के कामकाज के बावजूद ठीक चल रही थी। उसकी बीए फाइनल हो चुकी थी। उसने एक बार यूपीएससी का प्री दे लिया था। शायद उसका निकला नहीं था, इसलिए वो गुमसुम सी रहती थी, बस किताबों में खोई हुई सी। मीरा दिखने में सुंदर थी और अब वह बड़ी हो चली थी, तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। द्वारिका प्रसाद जी मीरा के लिए अच्छे लड़के की तलाश में रहते थे। आज मीरा के घर में सुबह से ही रौनक थी। मीरा आशंकित थी, उसे शायद कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। फिर भी उसने जानकी देवी से पूछा, क्यों मम्मी, ये सुबह से क्या चल रहा है घर में। मम्मी ने काम करते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, तुझे देखने वाले आ रहे हैं आज। मीरा, मम्मी हमने आपसे कितनी बार तो मना किया है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। मम्मी, तेरे करने ना करने से क्या होता है, यहाँ घर पर बैठा के नहीं रखना है हमें तुमको। मीरा, लेकिन हमें पढ़ना है अभी। मम्मी, शादी के बाद ससुराल में पढ़ियो अब। मीरा, काहे, तुम पे नहीं पढ़ाया जा रहा, तुम पे बोझ बन गए हम। मम्मी, हाँ मुँह चुप कर लो, सास ने कहियो ऐसे, सो वो चुटिया में ऐसी आग लगे कि बिना पढ़े ही इंदिरा गांधी बन जे हो। मम्मी के इस धोबी पछाड़ का मीरा के पास कोई जवाब न था, इसलिए वो चुप हो गई और वो अपने घर वालों को मन ही मन ताने मारते अपने कमरे में चली गई। इधर मनोज आया और कोई गहरा राज बताने वाले भाव से बोला, तुम्हें पता है ग्वालियर से आ रहे हैं तुम्हें देखने वाले, लड़का पुलिस में है, तुम्हारी तो किस्मत खुलने वाली है। मीरा, पुलिस में है तो कौन सा तोप है, 2-3 साल रुक जाओ, हमारा यूपीएससी निकला ना तो ऐसे पुलिस वाले तो आगे पीछे घूमेंगे। मनोज, क्या कह रही हो, 2-3 साल, पापा आ जाएं तब कहियो ये, तब भी बना दें तुम्हें कलेक्टर। इतना कहकर मनोज हंसने लगा। मीरा,
हंस ले बेटा, सबसे पहले जेल में तुझे ही डालूंगी। मनोज, ओहो क्या सपने हैं। दोनों की नोकझोंक सुनकर दूसरे कमरे से मम्मी आकर बोली, ज़्यादा दांत मत फाड़ो। रे मनोज, जा जाकर देख पापा आए अभी या नहीं। इतना सारा काम पड़ा है, कैसे होगा। लड़के वाले 12 बजे आएंगे, 9 तो अभी बज गए हैं। ऊपर से ये महारानी यहाँ किताबें लेके बैठी, इन्हें तो कोई घर की लोक लाज की फिक्र ही नहीं है। मीरा चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके दिमाग पर इन सब तानों का बहुत गहरा असर हो रहा था। उसकी पढ़ाई की उम्मीद टूट रही थी। उसे लगने लगा कि अब यही उसकी सच्चाई है कि उसे बस किसी का घर चलाना होगा, बच्चे पालने होंगे और उसके जीवन का कोई स्वतंत्र उद्देश्य तो है ही नहीं। अगर वह ज़्यादा नानुकुर करती है तो अभी सबके सब उसे घर की मर्यादा, लोकलाज, इज्जत की दुहाई देने लगेंगे। दिमाग की इसी उधेड़-बुन के चलते उसने किताबें बंद करके रख दी और वो भी मम्मी के कामों में हाथ बटाने लगी। ऐसा लग रहा था कि दिमाग कहीं और था और हाथ किसी दूसरे दिमाग से चल रहे थे। जब वो शांत हो गई तो मम्मी ने अच्छा मौका देखकर कहा, बेटा मीरा, देख हम तेरे दुश्मन तो हैं नहीं, जो भी सोचेंगे तेरा भला। मीरा, हाँ पता है हमें, बताइए और क्या काम करना है। मम्मी, इससे तो भले की बात करना ही बुरा है। जा जाकर किचन में कुछ बर्तन रखे हैं, उन्हें साफ कर ले। दोपहर के 12 बज चुके हैं। घर पर सारी तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त लड़के वाले आते ही होंगे। घर पर कुछ रिश्तेदार भी आ चुके हैं। गांव से मीरा के दादा, चाचा आदि लोग भी आ गए हैं। पड़ोस से खुशी एवं कुछ महिलाएं भी आ गई थीं। मम्मी सारी तैयारी को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी सब पर बार बार नज़र दौड़ा रही हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। मीरा की माँ ने उसे लाल रंग का सूट पहनने को दिया। उसके अब हाथ पैर फूलने लगे कि वह इतने लोगों के सामने शादी का विरोध कैसे करेगी। माँ ने पहले ही कह रखा है, देख इज्जत बचा लेना, नाक मत कटवा देना मेहमानों के सामने। तकरीबन 1 बजे लड़के वाले आते हैं। उनकी तरफ से 6-7 लोग आए थे, जिनमें एक ठीक ठाक कदकाठी का लड़का जिसका नाम कमल कुमार था। उसके साथ उसका छोटा भाई जो दिखने में टिकटॉकर लग रहा था। साथ में दोनों के पिता लक्ष्मी नारायण जी, माता रजनी देवी तथा 2-3 अन्य लोग थे जो उनके रिश्तेदार लग रहे थे। सबका सत्कार किया गया। नाश्ता पानी का अच्छे से ख्याल रखा गया। बाहर बैठक में सभी पुरुष तथा अंदर के कमरे में सारी महिलाएं बैठी हुई थीं। लड़के की माताजी का बात करने का अंदाज 7वें आसमान पर था। शायद कमल कुमार की पुलिस की नौकरी का अभिमान था उनको। सब लोगों की आपसी सहमति से बाहर से लड़के को बुलाया गया और अंदर से मीरा को भी बुलाया गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तभी रजनी देवी ने मीरा से एक सवाल पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा। मीरा ने नज़रों को झुकाए रखा और जवाब दिया, मीरा। रजनी देवी, पढ़ाई में। मीरा, BA फाइनल हो गया हमारा। रजनी देवी, चलो अच्छा है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई अब तो। मीरा, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई हमारी, चल रही है। रजनी देवी, पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मेरा कमल तो है सर्विस में। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो बेटा, जो VIP सर्विसमैन लड़का मिल रहा है। मीरा, कौन सी पोस्ट पर हैं अभी। रजनी देवी, अभी तो कलेक्ट्रेट में कांस्टेबल है, पर जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। कलेक्टर तक उसकी पहचान है बेटा, तुम चाहो तो उससे गाइडेंस ले लिया करो। मीरा, UPSC का प्री निकाल चुके हैं हम। एकदम से सारे कमरे में खामोशी छा गई। लड़का अभी तक अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहा था, अब ज़मीन पर आ गया। रजनी देवी को भी मीरा का इस तरह से जवाब देना पसंद नहीं आया और मीरा की माँ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसका प्री निकल गया था, पर उसने बताया नहीं था। वह तो गुस्से भरी आंखों से मीरा की तरफ देख रही थी। लड़का अपनी माँ के सपोर्ट में बोल पड़ा, तो प्री निकालने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि UPSC निकाल ली, अभी तो बहुत सारी। मीरा, जी बिल्कुल, पर कांस्टेबल बनने का मतलब भी तो VIP सर्विसमैन बनना नहीं होता है ना। दिन भर धूप में डंडा लेकर खड़ा होना पड़ता है। इतना कहकर मीरा चुप हो गई। मीरा की ऐसी बातों को सुनकर सबके कान खड़े हो गए। उसकी बातें सही थीं, फिर भी सबकी नज़रों में बुरी बन चुकी थी। जैसे तैसे 1 आध घंटे की सामान्य बातचीत के बाद लड़के वाले चले गए। लड़के के पिता ने बातों ही बातों में द्वारिका प्रसाद से कह दिया कि उन्हें दहेज में एक 4 पहिया वाहन चाहिए। लड़के वालों के जाते ही घर में महाभारत शुरू हो गया। जब द्वारिका प्रसाद को पता चला कि मीरा ने लड़के और उसकी माँ से कैसे बात की, मम्मी पापा उसे भला बुरा कहने लगे। घर में बाकी रिश्तेदार और पड़ोसी इस तमाशे का मन ही मन आनंद ले रहे थे।
शाम तक सारे रिश्तेदार और पड़ोसी जा चुके थे। अभी कुछ देर पहले लड़के वालों का फ़ोन आया था। उन्होंने कह दिया कि हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद नहीं है। उसके अभी से ये तेवर हैं तो शादी के बाद घर में क्या गुल खिलाएगी। द्वारिका प्रसाद जी हारे हुए योद्धा की तरह हथियार डाल चुके थे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी और रजनी देवी से माफ़ी मांगी और कॉल काट दिया। इस बात से सारे घर में तनाव का माहौल था। माँ बहुत देर से मीरा को ताने मार रही थी। तभी अचानक से द्वारिका प्रसाद बोले, अब काहे मुंह फाड़ रही हो? जब औलाद ही खराब हो तो कहने से क्या फ़ायदा। मीरा को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा, जैसे उसने कुछ पाप कर दिया हो। फिर भी वह चुप रही। जानकी देवी बोली, जाकेला ने इतना जतन करके सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा था। अच्छी भली बात आगे बढ़ती पर जो नागिन कुछ अच्छा होने ही नहीं देगी। द्वारिका प्रसाद, हमारा कुछ नहीं जाता। जितनी मक्कारी देने सो दे लेवें। नहीं मिल अच्छो लड़का सो हम मजूरन को ब्याह दें। सो जिंदगी भर चूल्हे चौके में ज़िंदगी काटने पड़ और फैक्ट्री में काम करने पड़ सो अलग। मीरा आखिर बोल ही पड़ी, जन्म ही क्यों दिया था? उसी दिन मार देते तो क्यों आज ये सब सोचना पड़ता। द्वारिका प्रसाद, चुप कर लो मुँह, हमसे मुँह नहीं चलावे करे। मीरा, क्यों पापा, सच्ची बात कड़वी लग रही। अगर हम नहीं करेंगे मुँह चुप तो आप क्या करोगे? मारोगे? मम्मी, बाप से मुंह चलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मीरा, हमें तो तुमसे भी मुंह चलाते शर्म नहीं आ रही है। हमें तो खुद पे शर्म आ रही है कि हमें कैसे माँ बाप मिले जिनकी नज़र में हम बस बोझ हैं। इससे अच्छा तो मम्मी, इससे अच्छा तो ऐसी औलाद होती ही मर जाती, अच्छी रहती। आज ये दिन न देखने पड़ते। मीरा, अब क्या हो गया? अब फांसी लगा ले हम तो सबको सुकून मिल जाए। मम्मी, डाकिन पूरे ख़ानदान की नाक कटवा के मानेगी। मीरा, अब हम सुकून से मर भी नहीं सकत। मम्मी, अब तुम सास के यहाँ मरियो, हम लोगन की इज्जत ना मिट्टी में मिलाओ। मीरा, मम्मी एक बात अच्छे से समझ लो, हमें शादी नहीं करनी अभी, हमें अभी पढ़ना है। तुम काहे शादी करोगी? किसी के संगे भाग के हम लोगन को मुँह कालो करोगी। मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी माँ उससे इतनी बुरी तरह से बात करेगी उसे अंदाज़ा भी न था। बाहर द्वारिका प्रसाद सब बातें सुन रहे थे। उनका मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वे बाहर रखा डंडा उठा लाए और मीरा के कमरे में आकर बोले, हो रही चुप। मीरा पिता के स्वरूप को देखकर अंदर तक कट चुकी थी, लेकिन आज उसे किसी बात का डर नहीं था। वो बोली, अगर मारना ही है तो बिना वजह के ही मार लो। द्वारिका प्रसाद, हमने क्या कहा? मुंह चलाना बंद कर रही या नहीं? मीरा, पापा अगर आपकी जगह कोई और होता और हमसे ऐसे कहता तो अभी 1091 पर कॉल करते तो सबकी अक्ल ठिकाने आ जाती। द्वारिका प्रसाद मीरा के इस तेवर को देखकर कुछ कह नहीं सके। शायद वो समझ चुके थे कि इस लड़की के अंदर से डर निकल चुका है और अब डंडा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से हमारे लिए ये लड़की मर चुकी है, हमें इससे कोई मतलब। इतना कहकर वे कमरे से बाहर आ गए। पिता के इन कठोर शब्दों को सुनकर मीरा का कलेजा धक से बैठ गया। वो रो पड़ी। उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था कि उसने अपने पिता से ऐसे कठोर शब्द कैसे कह दिए। उसे हर तरफ निराशा के काले बादल दिखने लगे। अपने जीवन पर धिक्कार करने लगी। सोचने लगी कि जब उसे अपने भविष्य को अपनी इच्छा अनुसार आकार देने का अधिकार ही नहीं है तो उसे जीवन ही क्यों मिला। आज उसे भगवान के न होने का आभास हो रहा था। वो सोच रही थी कि न जाने कितनी लड़कियां इस जल्लाद समाज की बलि चढ़ जाती हैं, क्योंकि वे इस समाज में ना तो सुख से जी पाती हैं और ना ही तसल्ली से मर पाती हैं। मन के इसी अंतर्द्वंद के चलते कब शाम से रात हो गई उसे पता ही न चला। घर में सभी से खाना तो खवना नहीं था, लेकिन फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। मीरा को खाने के लिए नहीं बुलाया गया। उसे भूख भी नहीं थी तो वो रात को बिना खाना खाए ही सो गई। अगले दिन से घर में उससे कोई बात नहीं कर रहा था। मनोज अनमने मन से थोड़ी बहुत बात कर लेता था। मोहल्ले में मीरा के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं। जिन औरतों के लड़के भी 12वीं में मीरा के बराबर नंबर नहीं ला पाए थे, वे तक बातें बनाने लगीं। मीरा के घर से 2 घर बाजू में रहने वाली मीना भाभी बोली, मीरा का कहीं चक्कर चल रहा है, तभी तो लड़कों वालों ने मना कर दिया। लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है। कल घर में बहुत रात तक कलेश मचा रहा। द्वारिका भाई साहब के कर्म में ऐसी औलाद बदी थी तो कोई क्या कर सकता है। अब एक और पड़ोसन विद्या भाभी बोली, भागवत वाले बाबा जी सही कहते हैं कि लड़की कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए। अपन सबको ही देख लो, भले ही पढ़े लिखे कम हो, लेकिन आज तक माँ बाप या आदमी से जुबान लड़ा के बात तक नहीं करी।
और जो मैडम ने 2-4 किताबें का पढ़ ली, बाप को बाप ही नहीं समझ रही। मीरा की पढ़ाई के लिए ये सब माहौल ठीक नहीं था। उस पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गईं। उसने बाहर बैठना और निकलना बंद ही कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी। उसे इस बात की गिलानी रहती थी कि उसकी वजह से मम्मी पापा की समाज में कितनी रुसवाई हुई। धीरे धीरे वक्त फिर रेत की तरह हाथ से फिसलता गया। इस बार वक्त शायद करवट ले रहा था। द्वारिका प्रसाद जी के घर पिछली बार भीड़ तब लगी थी जब मीरा को लड़के वाले देखने आए थे। तब से 10 महीने बाद आज फिर घर पर भीड़ लगी हुई थी। उस दिन भी मीरा को देखने वाले आए थे और आज भी मीरा को देखने वाले आ रहे थे। बस फर्क इतना था कि उस दिन मीरा को लड़के वाले देखने आए थे और आज मीरा को देखने मीडिया वाले आ रहे थे। पड़ोस की विद्या भाभी ने घर से मिठाई का डब्बा लेकर निकलते मनोज से 2 सवाल एक साथ दागे। मीरा की सगाई हो रही है क्या? इतने कैमरा वाले आ रहे हैं, कहाँ का लड़का आया है देखने? मनोज उत्साह के साथ बोला, अरे आंटी, दीदी का यूपीएससी क्लियर हो गया है, लो मिठाई खाओ। विद्या भाभी, मतलब मीरा मास्टरनी बन गई का? मनोज, अरे कितने मास्टरनी लगाएं आंटी तुम, आईएएस बन गई दीदी, बहुत बड़ी अफसर। विद्या भाभी से ये बात हजम नहीं हो रही थी। वे घर के अंदर चली गईं। अंदर का माहौल एकदम रोमांचित करने वाला था। मीडिया वालों और पत्रकारों से घिरी मीरा नज़रें उठाकर सभी के सवालों का सामना कर रही थी। उसके पीछे उसके मम्मी पापा भी अपना कलेजा छप्पन किए हुए खड़े थे और आसपास वही रिश्तेदार और पड़ोसी खड़े हुए थे जो 10 महीने पहले मीरा को संसार भर की बुरी उपमाएं दे रहे थे। मीरा जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? एक पत्रकार ने पूछा। मीरा ने एक पल रुककर कुछ सोचा और फिर जब मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, शिक्षकों को और इस समाज को देना चाहती हूँ। अगर ये सब ना होते तो मुझे शायद आगे बढ़ने की हिम्मत और ऊर्जा नहीं मिल पाती। पत्रकार, मीरा जी, ये जवाब तो हर सफल विद्यार्थी देता है। आप एक लड़की भी हैं, आपका संघर्ष भी काफ़ी रहा होगा, तो मैं आपसे अलग जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीरा को मीरा बनने के लिए जहर का प्याला तो पीना ही पड़ता है पत्रकार साहब। मीरा के इन शब्दों ने पूरे कमरे को निरत्तर कर दिया, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने इन शब्दों का मर्म समझा और वो थे द्वारिका प्रसाद। मीरा की माँ तो मन की भोली थी। उनका क्रोध तो अपनी बेटी की इतनी बड़ी सफलता से क्षण भर में ही शून्य हो गया। लेकिन द्वारिका प्रसाद जी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी वो अवसर ही नहीं दिए जिसकी वो हकदार थी। उसके बाद भी उसने श्रेय भी दिया तो किसे? अपने माता पिता को। 10 महीने पहले जिसे वो बुरी औलाद कहकर कोस रहे थे, आज उसी ने उनका सिर ऊंचा किया। वो फूट फूट कर रोना चाहते थे, लेकिन घर पर इतने लोगों को देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी बेटी की सफलता में शरीक हो गए। पत्रकार, मीरा जी, आपको पढ़ने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती थी? मीरा, पत्रकार साहब, यूरेनियम जब टूटता है ना, तो ऊर्जा तो अपने आप ही निकलती। आज मीरा की बातों में परिपक्वता का स्तर अलग ही झलक रहा था। पत्रकार ने अगला सवाल द्वारिका प्रसाद जी से पूछ लिया, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, आपके सहयोग की सराहना करनी होगी। आप इस देश की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? द्वारिका प्रसाद जी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बोले, इस देश की लड़कियों को सफल होना है तो अपने पिता के खिलाफ भी 1091 पर कॉल करने का साहस रखना होगा। इसी के साथ पूरे वातावरण में हंसी का माहौल बन गया। सिर्फ मीरा ही अपने पिता के इस बदलते हुए स्वरूप को महसूस कर पा रही थी। एक दिन में ही ये दुनिया उसके लिए पूरी तरह से बदल चुकी थी। पड़ोस की आंटियों में अब उसके लिए कुछ भी कहने का। धनंजय सर को पता चला तो वो भी अपनी बुलेट से आ गए और पत्रकारों से बोले, अरे हम तो पहले से ही जानते थे कि मीरा के अंदर बहुत प्रतिभा है, एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करेगी, और देख लीजिए आज उसने नाम कर दिया। मीरा सर को याद दिलाने के मकसद से बोली, जी सर, आपने सही कहा था कि 3 साल बाद मेरा नंबर भी ज़रूर लगेगा। देख लीजिए आज लग गया। सर को भी अपना जवाब मिल गया था। इस देश में कितने ही धनंजय सर ऐसे हैं जो लड़कियों को उत्साहित करने की बजाय निराश और हतोत्साहित करते रहते हैं। हर लड़की मीरा की तरह साहस नहीं जुटा पाती और हमारे समाज में 1-2 ही मीरा बन पाती हैं। आज मीरा सभी के सवालों, तानों, टिप्पणियों का जवाब थोक में दे रही थी, और आखिर दे भी क्यों ना। उसने सबको जवाब देने का अधिकार अपनी मेहनत के दम पर हासिल कर लिया था।
धीरे धीरे सभी पत्रकार मीडिया वाले चले जाते हैं। सारे इंदरगढ़ में आज मीरा की ही बात हो रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि लड़की ने घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरे इंदरगढ़ का नाम। ये वही लोग थे जो 10 महीने पहले मीरा को कलंक कहते थे। आज द्वारका प्रसाद जी बैठक में बैठे 3 साल पहले की मीरा की तस्वीर देख रहे थे, जिसमें वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। लगता है एक पिता को अपनी बेटी की याद आखिर आए भी क्यों ना। जब से ट्रेनिंग के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उसे कामकाज से फुर्सत ही कम मिलती है, पर जब भी अपनी बेटी से बात करते हैं तो उनका सीना 56 इंच का हो जाता है। और रही बात मीरा की, तो वो ग्वालियर में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। ये वही कलेक्ट्रेट है जहां VIP सर्विसमैन कांस्टेबल कमल कुमार गेट नंबर 3 पर तैनात हैं। जय हिंद। अगर आप आखिर तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपका दिल से बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कहानी का कौन सा दृश्य आपको सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। और इस कहानी को आपके हर उस अपने तक साझा कीजिए जिसके जीवन में नकारात्मकता बहुत है। अगर आप जिंदगी को आईना दिखाती ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको जिंदादिली देखने को मिलेगी। अपराजिता की मीरा को हम खुद के किरदार का विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं और मिलते हैं ऐसी ही किसी जिंदादिल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।